नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव का खास कार्यक्रम सफरनामा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, अब तक के एपिसोड में हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ और मध्य प्रदेश के गठन से जुड़े कई रोचक किस्से। आज के एपिसोड में भी आपको कई और रोचक किस्सों से रूबरू कराएंगे। यहाँ आपको बता दें कि ये कार्यक्रम पूरी तरह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दीपक तिवारी जी की किताब राजनीति नामा मध्य प्रदेश पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। मुख्यमंत्री काटजू का भोपाल में कोई परिचित ना था। हमेशा विवादों में रहने वाले विख्यात न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू कैलाशनाथ काटजू के पुत्र हैं। उस जमाने में जब कारों की कीमत मात्र 2-3 हजार होती थी, तब काटजू की आमदनी 25,000 रुपये महीना आंकी जाती थी। देश के पहले मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस के नेतृत्व में सन 1937 में गठित हुआ, उस समय जब काटजू को उसमें शामिल होने के लिए कहा गया तो वे अपनी प्रैक्टिस छोड़ने को तैयार नहीं थे। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की काफ़ी समझाइश के बाद वे सहमत हुए तो उन्होंने अपनी बैंक पासबुक सामने रख दी, जिसमें कहा जाता है उस समय 13 लाख रुपये थे। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं मंत्री पद से हटूं तो कोई मुझ पर लांछन लगाए कि मैंने गलत तरीके से ये संपत्ति अर्जित की है। कालांतर में स्वतंत्रता पूर्व बाद में वे गृह, रक्षा और विधि विभाग के मंत्री भी रहे। 31 जनवरी 1957 को जब डॉक्टर काटजू भोपाल के बैरागढ़ हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें भोपाल में जानने वाला कोई नहीं था। उसी दिन डॉक्टर काटजू ने मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली। चूंकि नेहरू और कांग्रेस हाईकमान का ये आदेश था, इसलिए ऊपरी तौर पर मध्य प्रदेश के सभी नेताओं ने डॉक्टर काटजू को मुख्यमंत्री तो स्वीकार कर लिया, पर मन से वे उन्हें कभी नहीं स्वीकार कर सके। सन 1957 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने किया। कांग्रेस को बहुमत मिला। काटजू मंत्रिमंडल में भगवंत राव मंडलोई, मिश्रीलाल गंगवार, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वेंकटेश विष्णु द्रविड़, राजा नरेश चंद्र सिंह, गणेश राम अनंत, रानी पद्मावती देवी और अब्दुल कदीर सिद्दीकी सभी कैबिनेट मंत्री, नरसिम्हा राव दीक्षित, केशवलाल गुमाश्ता, जगमोहन दास, मथुरा प्रसाद दुबे, शिव भानु सोलंकी, सज्जन सिंह, दशरथ जैन, श्याम सुंदर नारायण मुश्रान, सीताराम जाजू, गोविंद नारायण सिंह और बसंत राव उइके उपमंत्री बने। दूसरी विधानसभा में फिर अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे, उपाध्यक्ष अनंत सदाशिव पटवर्धन चुने गए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायक चंद्र प्रताप तिवारी सबसे बड़े विरोधी दल के नेता थे। इस विधानसभा में कुल 15 महिलाएं चुनकर आईं। शुरुआती मुख्यमंत्री सचिवालय। काटजू आज के वीआईपी गेस्ट हाउस यानी उस जमाने के आईना बंगला में लालघाटी पहाड़ी पर रहते थे। उन दिनों वहीं सीएम हाउस था। वे अक्सर अपने बंगले की एक दीवार को दिखाकर कहते थे कि इस तरफ दीवार के गोंडवाना है और उस तरफ मालवा, और वे उसके बीच में रहते हैं। काटजू ने इतने निष्प्रह भाव से मुख्यमंत्री का कार्यकाल किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में पदस्थ लोगों तक को भी नहीं बदला। जो भी लोग पहले से पदस्थ थे, उन्हीं से काम लेना शुरू किया। हालांकि वे दिल्ली से अपने स्टाफ को ला सकते थे, लेकिन प्रदेश के लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए उन्होंने यहीं के लोगों को यथावत रखा। मंत्रिमंडल में श्याम सुंदर नारायण मुश्रान के अलावा कोई उनका मित्र नहीं था। मुश्रान भी कश्मीरी पंडित थे। उस समय के मुख्य स्टाफ में 2 या 3 सहायक व 4-5 बाबू ही काम करते थे। अब तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय अपने आप में एक विभाग ही बन गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग कार्यरत हैं। काटजू अपनी सहृदयता, साधारण शैली और सच्चे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन दिनों मुख्यमंत्री को 250 रुपये का समचूरी यानी कि अलाउंस, स्वागत भत्ता मिलता था, किंतु डॉक्टर काटजू हर तीसरे महीने इलाहाबाद से 1,000 रुपये का ड्राफ्ट अपने निजी खर्चे के लिए बुलाते थे।
सन 2003 में जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी तो वे अपने सचिवालय में एक दिल्ली केडर के आईएएस परिमल राय को सचिव के रूप में साथ लाई, जिस पर दबी जुबान में ब्यूरोक्रेसी में चर्चा भी हुई। शुरुआत में मुख्यमंत्री सचिवालय एक छोटा सा कार्यालय हुआ करता था, जिसमें एक या दो प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे। आईएएस अधिकारियों की मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापना द्वारका प्रसाद मिश्र के समय से होना शुरू हुई। हालांकि उस समय मुख्य सचिव ही मुख्यमंत्री के सब कुछ हुआ करते थे। जो भी मुख्यमंत्री को करवाना होता था वे मुख्य सचिव से ही कहा जाता था। अर्जुन सिंह के समय से मुख्यमंत्री कार्यालय शक्तिशाली व प्रभावशाली होना शुरू हुआ, जब कई आईएएस उनके साथ काम करते थे। ऐसा इसलिए होना शुरू हुआ क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण और मंत्रियों पर अविश्वास का दौर धीरे धीरे शुरू होने लगा था। दिग्विजय सिंह का दौर आते आते मुख्यमंत्री सचिवालय पूरा एक विभाग जैसा बन गया। जहां अर्जुन सिंह अपने सचिवालय में बौद्धिक दक्षता के लोगों को पसंद करते थे और उन्हें प्रमोट करते थे, वहीं दिग्विजय सिंह ने अपने सचिवालय को मिनी मंत्रिमंडल जैसा रखा, जिसमें जातिगत समीकरण प्रमुख होते थे। जहां अर्जुन सिंह के समय शंकर नारायण और दिग्विजय सिंह के समय आर गोपाल कृष्ण जैसे लोगों को उनकी बौद्धिक दक्षता के कारण रखा गया, वहीं प्रशासनिक पकड़ वाले अमर सिंह जैसे लोगों को भी तरजीह दी गई। अर्जुन सिंह के एक सचिव सुनील कुमार थे, जो बाद में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के प्रमुख सचिव बने और बाद में वहां के मुख्य सचिव भी बने। भुलक्कड़ मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू के बारे में प्रसिद्ध है कि बड़ी उम्र की वजह से उनको स्मृति लोप हो जाना साधारण बात थी। देखने और सुनने में तकलीफ थी सो अलग। एक बार जब वे खंडवा गए तो तत्कालीन कलेक्टर सुशील चंद्र वर्मा, जो बाद में भाजपा के सांसद भी बने, उनकी गाड़ी चलाते हुए बुरहानपुर दौरा कराने के लिए ले गए। बुरहानपुर रेस्ट हाउस में अधिकारियों से परिचय के समय कलेक्टर वर्मा मुख्यमंत्री से दूर बगल में खड़े थे। जब सबसे परिचय हो गया तो डॉक्टर काटजू ने वर्मा से मुखातिब होते हुए कहा, महाशय आपने अपना परिचय नहीं दिया। वर्मा बगले झांकने लगे और धीरे से कहा, सर मैं आपका कलेक्टर हूं और आपकी गाड़ी चलाते हुए मैं ही आया हूं। काटजू हंस दिए। ऐसा ही एक किस्सा छतरपुर सर्किट हाउस में हुआ। वहां के स्थानीय विधायक व मंत्री दशरथ जैन जब एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर अंदर गए, परिचय की औपचारिकता होने लगी तो दशरथ जैन ने लोगों को परिचय कराया और अंत में डॉक्टर काटजू पूछ ही बैठे, और आपने अपना परिचय नहीं दिया। इस पर दशरथ जैन ने कहा, मैं दशरथ जैन हूँ डॉक्टर साहब। उस समय जो उत्तर मिला उससे न केवल प्रतिनिधि मंडल के लोग वरन दशरथ जैन स्वयं अवाक रह गए। काटजू ने कहा, एक दशरथ जैन तो हमारे मंत्रिमंडल में भी हैं। बेचारे दशरथ जैन आश्चर्य से बोले, मैं वही दशरथ जैन हूँ। इस पर डॉक्टर काटजू ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैं जानता नहीं? एक बार देश के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई भोपाल आए तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उनका स्वागत करने रेलवे स्टेशन पहुंचे। तीसरे क्रम के मंत्री शंभुनाथ शुक्ल भी स्टेशन पर मौजूद थे और डॉक्टर काटजू ने उनका परिचय अपने एक उपमंत्री केशव लाल गुमास्ता के रूप में करवाया। शुक्ल रोकते ही रह गए, पर डॉक्टर काटजू ने एक न सुनी और देसाई को लेकर आगे बढ़ने लगे। मोरारजी भाई शुक्ल के पुराने परिचित थे। उन्होंने आंखों के इशारे से मुस्कुराते हुए शुक्ल की तरफ देखा और कहा कि चिंतित ना हो, आपसे अभी बातचीत करूंगा। एक बार की बात है, छत्तीसगढ़ डिवीज़न के पुलिस डीआईजी ने मुख्यमंत्री काटजू को फ़ोन करके एक अल्पसंख्यक संस्था के बाहर इकट्ठी हुई उग्र प्रदर्शनकारी भीड़ को संभालने के लिए गोली चलाने जैसे कदम की परमिशन मांगी। फ़ोन के द्वारा उनका उद्देश्य सूचना देने के साथ मुख्यमंत्री की मंशा जानना भी था। काटजू को चूंकि धीमा सुनाई देता था, इसलिए वे फ़ोन पर चिल्लाए जोर से। इस पर पुलिस अधिकारी को लगा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरा आंदोलन जोर से दबा दीजिए। कई दिनों बाद डीआईजी को पता चला कि मुख्यमंत्री फ़ोन पर जोर से यानी तेज़ आवाज़ में बोलने का कह रहे थे। डॉक्टर काटजू के 5 वर्षों के कार्यकाल के बाद सन 1962 में जब आम चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस सत्ता में तो आई, लेकिन सिटिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में काटजू जावरा से जनसंघ के उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण पांडे के हाथों चुनाव हार गए। जवाहरलाल नेहरू ने इस हार से अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया।
वे लक्ष्मी नारायण पांडे जो एक मुख्यमंत्री को चुनाव में पछाड़कर तब जॉइंट किलर कहलाए, बाद में 8 बार संसद सदस्य बने, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने कभी उन्हें मंत्री पद देना मुनासिब नहीं समझा। अपने ज़िले मंदसौर के ही नेता सुंदरलाल पटवा के विरोध के चलते उन्हें कभी भी भाजपा ने बड़ा सरकारी पद नहीं दिया। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मूलचंद देशलहारा ने डॉक्टर काटजू का शुरू से ही पुरजोर विरोध किया और सन 1962 के आते आते वे सफल भी हुए। जब काटजू मुख्यमंत्री के रूप में जावरा से चुनाव हार गए, डॉक्टर काटजू की हार से कांग्रेस में अंदर बड़ा हंगामा हुआ। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वी रामकृष्ण की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी मध्य प्रदेश भी आई इस बात का पता लगाने के लिए कि डॉक्टर काटजू को किसने हरवाया। नतीजा ये निकला कि मूलचंद देशलहारा दोषी हैं। देशलहारा को इस्तीफा देना पड़ा और तखतमल जैन जो कि काटजू के मंत्री थे, कांग्रेस संगठन में दिल्ली भेज दिए गए। पर नेहरू इस बात पर अड़े हुए थे कि काटजू ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके लिए नरसिंहगढ़ के राजा भानु प्रकाश सिंह ने अपनी सीट खाली की। भानु प्रकाश सिंह उस चुनाव में लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए चुने गए थे। इस सीट से डॉक्टर काटजू उपचुनाव में फिर जीते और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अपने चुने जाने का इंतजार करने लगे। इस दौरान खंडवा के भगवंतराव मंडलोई मुख्यमंत्री रहे और देशलहारा गुट के 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया, किंतु कामराज प्लान के चलते ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। जब काटजू को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का उपक्रम चल रहा था, तब तक राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले द्वारका प्रसाद मिश्र कांग्रेस के अंदर आ चुके थे। मिश्र ने घोषणा की कि डॉक्टर काटजू की प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्हें आम सहमति से ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि तब तक विरोधी धड़ा देशलहारा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक चुके थे। विधायक दल की बैठक में मतदान में डॉक्टर काटजू को समझ में आ गया कि लोग उनके पक्ष में नहीं हैं और निर्विरोध चुना जाना संभव नहीं है, इसलिए वे धीरे से दौड़ से बाहर हो गए। को जूतों की माला। उन दिनों समूचे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 धड़े प्रत्येक स्थान में हो गए थे। एक तो मूलचंद देशलहारा के साथ में लोग थे और दूसरे डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू के। उसी समय एक दिन की बात है जब मूलचंद देशलहारा सुबह कटनी से बिलासपुर आए। रेलवे स्टेशन पर कांग्रेसी उनके स्वागत में भारी तादाद में मौजूद थे। तभी काटजू समर्थक नर्मदा प्रसाद तिवारी ने भारी भीड़ के सामने मूलचंद देशलहारा को ट्रेन से उतारते ही जूते की माला पहना दी। इसके बाद देशलहारा ने जन कांग्रेस बनाई, किंतु उसमें अपेक्षित चुनावी सफलता नहीं पा सके। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम बताएंगे मिनी माता और दलित राजनीति का श्री गणेश कैसे हुआ। मध्य प्रदेश की स्थापना से जुड़ी रोचक जानकारियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद।